नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का समय 24 घंटे से भी कम का रह गया है। कल बुधवार को यानी 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतगणना शुरू होगी चौथे चरण के लिए। ये चौथा चरण उत्तर प्रदेश का वो चरण है जब उत्तर प्रदेश की सियासत तय होगी, क्योंकि यही वो चरण है। पिछले जो 3 चरण बीते हैं, वो 3 चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल भरे थे। वहाँ पर मुद्दों पर आधारित राजनीति हो रही थी, यानी वहाँ पर तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी के राह में कील कांटे बिछा रहे थे। अब उन चरणों से भारतीय जनता पार्टी निकल आई है और अब वो जो चौथा चरण है, ये चरण बहुत अहम है पूरी उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि इस चरण में कहा जाता है कि जिसका अवध होता है उसी का उत्तर प्रदेश होता है। अवध क्षेत्र में कल यहाँ पर चुनाव होना है और ये वो क्षेत्र है जो सभी दलों के लिए बेहद अहम है। इसी चुनाव में जीत की या हार की इबारत लिखी जाए, अगर ये कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले कई चुनावों का अगर आप एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि जिसका अवध होता है उत्तर प्रदेश उसी का होता है। अवध के इन चरणों में अवध के इस क्षेत्र में यहाँ पर कल वोट डाले जाएंगे। कल उत्तर प्रदेश के का चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 59 सीटों इन 59 सीटों पर जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर अवध की करीब 118 सीटें आती हैं। 118 सीटें वो होती हैं जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 97 सीटें जीती थी। और ये वो क्षेत्र है जहां पर हम आपको बता दें कि यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भी चरण का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो चौथा चरण है उसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 19 सुरक्षित सीटें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, जिस पर चुनाव होना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दलित आबादी है। दलित आबादी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि करीब 32% दलित आबादी ऐसी है जो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी वही ये तय करती है कि यहाँ पर चुनाव कैसा होगा। यही वो क्षेत्र भी है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस कानपुर में अच्छी तरह से लड़ रही है, तो बगल के उन्नाव जिले में भी मजबूती से लड़ रही है। रायबरेली की सीटें यहाँ पर भी हैं, यानी ये कहा जाए तो रायबरेली कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर कुछ कर सकने का क्षमता यहाँ पर दिख रही है। इसी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत यहाँ पर साइलेंटली लड़ रही है और उसका जो वोटर है वो फिक्स है, और दलित आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ कर सकने का, कुछ अपना बेहतर परिणाम यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और जितना कांग्रेस और बसपा मजबूती से लड़ेंगे तो वो काटेंगे समाजवादी पार्टी के वोट। तो ऐसे में इस चरण में समाजवादी पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं कि वह अपने परिणाम को कैसे बेहतर कर सकता है, कैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, कैसे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, क्योंकि जितना ही समाजवादी पार्टी मजबूत होगी वह भी इसी चरण में होगी। अगर आप पिछले 2012 की बात करें तो 2012 में यहाँ पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली थी। 2017 की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी को सीटें ज़्यादा मिली थी। तब उसे यहाँ पर जो है ज़्यादा सीटें मिल गई थी, जिसके चलते वो यहाँ पर सरकार बना पाई थी। पिछले उसके बाद बात उसको करीब जो है यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी को 90 के आसपास सीटें मिली थी। 90-92 सीटें के आसपास मिली, 92 सीटें मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में यहाँ पर 97 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब है जो अब जिसको ज्यादा सीटें यहाँ से मिलती हैं उसी का उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा मुफीद माना जाता है। मुफीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अवध है,
यहाँ पर अयोध्या है, यहाँ लखनऊ है, यहाँ रायबरेली है, यहाँ पर जो है उन्नाव है। ये सब ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पर शक्ति का केंद्र यहाँ अयोध्या है, जहाँ पर राम मंदिर है, जो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी को कई बार यहाँ सत्ता दिला सकता है। इसीलिए यहाँ पर अयोध्या के बहाने पूरी अमित शाह ने, मुख्यमंत्री ने और राजनाथ सिंह ने, सभी लोगों ने यहाँ पर जो खाका खींचा है, क्योंकि जब यहाँ पर अवध में चुनाव हो और राम मंदिर की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के बहाने ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ऊर्जा पाती है, उर्वरा शक्ति पाती है, जिसके चलते वो सत्ता हासिल करती है। तो ये जो चौथा चरण का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर पिछड़ती है, तो निश्चित रूप से वो जो उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी पीछे खिसकेगी, क्योंकि यही वो चरण है जिसमें कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो उसका धुर विरोधी है, यानी प्रमुख विपक्षी दल है, उसके वोट बैंक में भी सेंध यहाँ पर लगती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। उसके वोट बैंक में सेंध इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ बसपा भी मजबूती से लड़ रही है, यहाँ कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर क्लीन स्वीप मिल पाएगा। दलित आबादी की बात करेंगे तो दलित आबादी 32% है, लेकिन 32% में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, जो दलित आबादी की बात अगर आप करेंगे तो जो 32% है, उसमें गैर जाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर जाटो की बात करेंगे तो गैर जाटो पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर गैर जाटो ने वोट किया था। अगर आप पिछले चुनाव की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 31% गैर जाटो वोट मिले थे दलित आबादी में से, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे वो 31% थे और समाजवादी पार्टी के खाते में 43% गैर जाटो वोट मिला था। यानी कि वो वोट जो मायावती से नाराज था, वो पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गैर जाटो वोटों ने इतनी बड़ी संख्या में अपना पहली प्राथमिकता नहीं दी थी, तो उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के खाते में चले गए थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी और वो 47 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश में आकर सिमट गई थी। लेकिन भले ही ये सीटों में ना कन्वर्ट हुआ हो पिछले चुनाव में, लेकिन गैर जाटो वोटों ने समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया था। इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गैर जाटो वोटों की संख्या अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10% गैर जाटो वोट मिला था, जबकि जाटो वोटों की अगर आप बात करेंगे तो 9% जाटो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 3% समाजवादी पार्टी को मिला था और करीब 86% जाटो वोट जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मिला था। यानी अगर जाटो वोट बैंक की बात करें तो जाटो वोट बैंक एक बड़ी संख्या में कहें तो सीधे-सीधे बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है और वो खिसक नहीं रहा है, भले ही बहन जी की सरकार बने या फिर सरकार में वो ना आती रहें। लेकिन जाटो वोट का मोह भंग नहीं हुआ है, वो आज ही मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार मायावती कई सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रही हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो जाटो वोट है वो उनके साथ रहेगा और जो गैर जाटो वोट है वह भी उनके साथ जा सकता है, क्योंकि वो जब मजबूती से नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के खांचों में बढ़ जाता है। पिछली बार देखें तो 43% सपा के साथ और 31% समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसे में जो है अब इस बार जो क्या होगा, दोनों वोट बटेंगे नहीं और ये हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी के पास जाएं या फिर कांग्रेस के पास जाएं। दलित वोट की बात करेंगे और जो सवर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं तो सवर्ण या तो फिर कांग्रेस के पास जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। इस बार तमाम सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं, जैसे पुरानी पेंशन के मुद्दे हैं, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसके चलते सवर्ण वोटों में भी सेंध लगती हुई दिखाई पड़ रही है समाजवादी पार्टी के खाते में। तो ऐसे में जो चौथा चरण का चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें 4-4 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 4 केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह का क्षेत्र है ये, राजनाथ सिंह का लखनऊ संसदीय क्षेत्र है, तो स्मृति ईरानी रायबरेली में जो है लंबे समय से कम ठोक रही हैं। इसी तरह से अजय मिश्र टेनी का मामला है और सांसद मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर हैं। ये चारों के चारों केंद्रीय मंत्री हैं और चारों की प्रतिष्ठा इसी क्षेत्र में, इसी चरण में दांव पे लगी हुई है और इन चारों को प्रतिष्ठा बचाना है। अगर राजनाथ सिंह लखनऊ की सीटों को नहीं जीत पाते हैं तो राजनाथ सिंह पर भी सवाल खड़े होंगे। इसी तरह से रायबरेली की सीटों को लेकर के स्मृति ईरानी पर सवाल होंगे। लखीमपुर में इतना बड़ा कांड हुआ किसानों के साथ, जो किसानों पर जीप चढ़ाई गई और उसमें कई किसान मारे गए, एक पत्रकार की मौत हुई। ये एक बड़ा मुद्दा है।
उसके बाद अजय मिश्र टेनी पर कार्रवाई नहीं हुई और इसी चुनाव के चलते ताकि क्योंकि ब्राह्मण वोट नाराज ना हो जाए, अजय मिश्र के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो। अब ये देखना होगा और अजय मिश्र टेनी अब एक बार चुनाव सभा में निकल चुके हैं और अजय मिश्र क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं। अगर अजय मिश्र अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाते हैं तो उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां होंगी। केंद्र में मंत्री पद पर बने रह पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके चलते ही भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से विपक्ष का निशाना बनी हुई है और आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में इसके बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं दिला पाते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद अजय मिश्र टेनी पर गाज गिरनी तय है। इसी तरह से कौशल किशोर का भी चुनाव है। कौशल किशोर की पत्नी भी चुनाव यहाँ पर लड़ रही है मलिहाबाद क्षेत्र से। तो ऐसे में उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। अगर वो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाते हैं तो भी उनके सामने चुनौतियां हैं। लखनऊ बहुत अहम है। लखनऊ शहर की सारी सीटें हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इस बार कई सीटों पर करीब 4 सीटें ऐसी हैं लखनऊ की जहां पर कांटे का मुकाबला है। लखनऊ मध्य की सीट में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नया तो नहीं कहें, लेकिन मध्य क्षेत्र में से उसकी बहुत खासी पकड़ नहीं है। तो रजनीश गुप्ता में और लखनऊ मध्य में जो रविदास मेहरोत्रा में कांटे की टक्कर है। रविदास मेहरोत्रा पिछली बार जब ब्रजेश पाठक जैसा व्यक्तित्व उनके सामने लड़ा था तो सिर्फ 5,000 वोट से वो हारे थे। इस बार वो मजबूती से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल भी है, तो ऐसे में देखना होगा कि लखनऊ मध्य से वो सीटें निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। लखनऊ अगर बक्सी का तालाब की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की योगेश शुक्ला और समाजवादी पार्टी के गोमती यादव के बीच में भी कड़ी टक्कर बिल्कुल साफ दिखती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से मोहनलालगंज भी सपा और बसपा के बीच में, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वहां भी कांटे की टक्कर है। वहां बसपा भी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग अ, कांग्रेस के सामने भी तमाम सारी सीटें हैं। बक्सी तालाब में ललन कुमार उसके प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से वो लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि वो चुनाव में क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लखनऊ पश्चिम की बात करें तो वहां पर जो है अरमान लड़ रहे हैं। वहां से अंजलि श्रीवास्तव लड़ रहे हैं। सुरेश श्रीवास्तव की पारिवारिक सीट कही जाती है। 5 बार से वो विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल में उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद राजाजीपुरम के निवासी लखनऊ पश्चिम के अंजलि श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो सपा ने अरमान अली को उतारा है। अब दोनों में कांटे की टक्कर है और राजाजीपुरम जो क्षेत्र है लखनऊ पश्चिम का, वहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में। ऐसे में कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो इस बार का जो चुनाव है वो सपा और भाजपा के साथ तो बटा हुआ है। दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रही है। अब देखना होगा कि ये जो चौथा चरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए क्या संदेश लेके आता है। कल जब मतदाता वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में तमाम सारी चीजें होंगी। यहीं पर जो है तमाम सारे कांड हुए हैं। जहाँ राम मंदिर है तो यहाँ पर लखीमपुर केस भी हुआ है। यहाँ पर तमाम सारी चीजें हैं। रायबरेली है, यहाँ प्रियंका गांधी ने कल रोड शो किया है। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल ने भी कल रोड शो किया है। तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर शहरी सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ ग्रामीण है, यहाँ मिला-जुला क्षेत्र है, यहाँ बसपा के लिए भी ज़मीन है, तो यहाँ कांग्रेस के लिए भी मैदान पड़ा हुआ है, यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला आकाश है, क्योंकि यहाँ उसके पास राम मंदिर है। अब देखना यह है कि कल जब वोट पड़ जाएंगे तो शाम को 6 बजे तक पता चल पाएगा कि कितने फीसद मतदान होता है और किस तरह के समीकरण निकल के आते हैं। हालांकि परिणाम तो 10 मार्च को ही आएंगे। हम लोग चरणों की समीक्षा जरूर करते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये जनता इस बार इस चुनाव में देखा जा रहा है खास करके जनता बहुत साइलेंट है। जनता खुल करके अपनी राय नहीं व्यक्त कर पा रही है। वो जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो लोग तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या दिया, समाजवादी पार्टी आएगी तो क्या देगी। इस तरह के सवाल उल्टा अब पत्रकारों के साथ खड़े होने लगे हैं, लेकिन वो अपने मन की बात नहीं बताते हैं खुल करके कि हम किसके साथ हैं। वो राशन की बात करते हैं, वो अपराध की बात करते हैं, वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, लेकिन यह खुलकर नहीं बताते हैं कि वो वोट किसको देने जा रहे हैं। हालांकि सब लोग वोट बड़ी संख्या में डाल रहे हैं। अब लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना आई है। हर आदमी बहुत ढंग से समझता है, मुद्दों पर विचार करता है। एक और बड़ी बात है कि
माहौल जो भी हो, लेकिन लोगों ने तय कर रखा है कि उन्हें चुनाव किसको देना है। वो पहले ही तय करके बैठे हैं कि उन्हें जब 10 वोट डालने जाएँगे, तो ईवीएम पे कौन-सा बटन दबाना है। ये उन्होंने पहले से तय कर रखा है, इसलिए मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जनता को नेता भले भ्रमित कर लें, लेकिन जनता भ्रमित नहीं है। वो भ्रमित करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जनता जानती है कि उसे किसे वोट करना है। हालाँकि परिणाम 10 मार्च को आएँगे। सरिता प्रभा आपसे एक अपील करता है, कल लखनऊ और आसपास के जिलों में वोट डालने जाने हैं। आप सबसे अपील है कि अपना वोट ज़रूर दें, अपना वोट ज़रूर डालें। सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद कोई और काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया।